खंड 3 का पहला सवाल, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। असत्य है, टिक लगा दिया असत्य का। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु प्राप्त कर चुका है तो वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। यह भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा की बनने के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष, और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है, तो ये भी असत्य हुआ। तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ भी ये भी असत्य है, तो यहाँ भी टिक लगा दिए। दोनों 2 पॉइंट अब तक असत्य हो चुका। तीसरा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि लोकसभा नहीं, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक। चौथा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये भी गलत है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके डेट ऑफ बर्थ में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, और भारत का पहला भारत रत्न भी उन्हीं को मिला था। तो ये भी गलत है, यानी कि चारों पॉइंट क्या है? गलत है। जब चारों गलत है तो इसका जवाब क्या हो गया? एक से अधिक, यानी ऑप्शन ई, पांचवा। तो पहला नंबर का जवाब हो गया ई, अंग ई, यानी पांचवा, कि एक से अधिक, और एक से अधिक में कौन कौन सा असत्य है? चारों के चारों असत्य है। ठीक है, समझ गए? यहां तक क्लियर है? स्पष्ट हो गया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब अगला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल सही, सत्य है। तो सत्य वाला में जहां भी होगा टिक लगा देना है, जो भी सही है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 66(1) के अनुसार होता है। ये भी सही है, बिल्कुल सत्य है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। ये भी सही है। और ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक मत प्रणाली क्या है, ये सेट 1 का प्रैक्टिस में बता चुके हैं। जो भूल गए हैं तो सेट 1 का क्लास रिवाइज कीजिए। ये तीनों सत्य है। चौथा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सत्य है, यानी कि चारों के चारों सत्य है। तो एक से अधिक इसका सही जवाब हो गया। कौन कौन सत्य है? तो एक से अधिक। तो इस प्रकार से इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चारों सत्य है। तो इसका जवाब हो गया ई, यानी कि पांचवा, एक से अधिक सत्य है। अब चलते हम लोग तीसरा में। तीसरा सवाल है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकते हैं। यह सबको पता है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति नगन के बराबर है, सिर्फ वह नाम मात्र है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ कहते हैं फॉर्मेलिटी निभाना, वही है। तो सवाल है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। ये किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है? इसका व्याख्या किस अनुच्छेद में है? इसका विकल्प है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 का 1, अनुच्छेद 109 का 5, पांचवा इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा घ नंबर, अनुच्छेद 109। क्योंकि धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन 109 में है। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर का सवाल है, धन विधेयक को सर्वप्रथम किस सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? सामान्यतः सारे विधेयक क्या होते हैं? सामान्यतः सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक किसी भी सभा में आ जाते हैं, लेकिन धन विधेयक को लेकर के पूछा जा रहा है। कौन सा फिर से बताना है? 3 नंबर। ओके, 3 नंबर का सवाल है,
अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक का नियम है कि वो राज्यसभा धन विधेयक के मामले में नग्न शक्ति होती है, यानी कि अगर धन विधेयक पास कर दिया है तो राज्यसभा इसमें कोई संशोधन का सिर्फ सुझाव दे सकती है, रोक नहीं सकती है। मतलब कि लोकसभा में सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति स्वीकृत किया, लोकसभा आएगा, लोकसभा पास करेगा, लोकसभा उसको पास करेगा, फिर लोकसभा पास करने के बाद भी क्या होगा, अब इसको राज्यसभा भेजेगा, तो राज्यसभा को इसको पास करना ही करना है 14 दिन के अंदर। इस बीच ये क्या है कि कुछ उसमें संशोधन का सुझाव दे सकता है, लेकिन मानना ना मानना लोकसभा का अपना मन है। नहीं भी मानेगा तो राज्यसभा इस मामले में पंगु है। तो सवाल है कि ये जो प्रक्रिया का व्याख्या है, ये जो प्रक्रिया है कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है, ये किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है? सवाल यही है। विकल्प है अनुच्छेद 108, दूसरा है 110, तीसरा 112 का 1, चौथा है 109 का 5, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है 109। 109 में किया गया है, 109 का 5। 109 भी रहेगा, आप 109 भी लिख सकते हैं विकल्प में, तो वो भी 109 ही देना है। एग्जाम में हो सके 109 ही रहे तो वहां पर इनमें से कोई नहीं मत लगा दीजिएगा, फिर 109 लगाइएगा, क्योंकि उसके साथ क्या है, वो 109 के साथ ही उपबंध है। आप समझ गए? अब क्लियर है? चलिए अब अगला चलते हैं, चौथा नंबर समझ गए तो। धन विधेयक को सर्वप्रथम किस सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए? किस सभा में धन विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाना चाहिए? लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त सभा, रिजर्व बैंक के गवर्नर के समक्ष, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पहले कहां पेश किया जाना चाहिए इसमें से? ये तो अब तक समझ चुके हैं, लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। लोकसभा इसके मामले में ज्यादा शक्तिशाली होती है धन विधेयक के मामले में। अब है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को लाना चाहिए, यानी कि संशोधन के लिए संविधान में यदि संशोधन करना है तो कहां पर लाना चाहिए? ठीक, इसका विकल्प है, पहला है लोकसभा में, दूसरा है राज्यसभा में, तीसरा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो इसका जवाब हो गया एक से अधिक, यानी क प्लस ख, ए प्लस बी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो इसका सही जवाब हो गया ई नंबर, अंग नंबर 5वां। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किन्हें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को सौंपा जा सकता है? यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव में यदि कोई से संबंधित कोई विवाद है तो उसकी जांच कौन करेगा, कहां पर उस मामले की सुनवाई होगा? पहला सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा महाधिवक्ता को, तीसरा लोकसभा को, चौथा राज्यसभा को, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका जवाब दीजिए। एक स्टूडेंट जवाब दे चुके हैं अब तक ए, बाकी कोई? दूसरा भी जवाब दिए है ए, और कोई देना चाहते हैं? इसका सही जवाब है ए ही है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किन्हें है?
किन्हें राज्य की मुख्यमंत्री के नियुक्ति का अधिकार है? पहला है विकल्प राष्ट्रपति को, दूसरा विकल्प राज्यपाल को, तीसरा बहुमत प्राप्त करने वाले दल को, चौथा नेता प्रतिपक्ष को, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका जवाब दीजिए कौन सा होगा। एक स्टूडेंट बोले हैं बी, बाकी कोई बोलना चाहे या मैसेज करना चाहे? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा बहुमत करने वाले दल को, चौथा नेता प्रतिपक्ष का, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सवाल है राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार किन्हें है? एक और बोले बी। सही जवाब है बी, यानी ख नंबर बी, राज्यपाल को अधिकार है। ठीक है, अब चलते हैं 8वां नंबर। इनमें से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? सवाल है इनमें से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, यह है तो है, जो भी होगा उसमें हम लोग को टिक लगा देना है। जो भी जवाब होगा उसमें क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ये है, टिक लगा दिए। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ये भी है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, ये भी है। घ नंबर नीचे के बजाय इसके बगल में हो गया, इसके यहां से घ नंबर है। लोकसभा विघटन करने का, ये भी है। पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा कि सारे के सारे अधिकार है, यानी कि एक से अधिक, यानी कि सभी अधिकार है एक से अधिक। तो इसका ई नंबर, पांचवा इसका जवाब हुआ। देखिए, आप जो डी नंबर दिए वो हम समझ रहे हैं। ये बात सही है कि राष्ट्रपति का जैसा तो सबको पता है कि उसको अधिकार सारा है, लेकिन वो एक रबर स्टाम्प का पद है। जिस हिसाब से आप डी बोले तो उस हिसाब से ये भी नहीं होगा, क्योंकि विघटन भी वो मंत्री परिषद के सलाह पे ही करते हैं सामान्यतः, जब प्रधानमंत्री उनको सलाह देते हैं या मंत्री परिषद। सॉरी, इसका जवाब होगा इनमें से सभी। सभी है तो कोई नहीं जवाब होगा, सॉरी, एक से अधिक नहीं। इसका जवाब होगा कोई नहीं, ये क्योंकि अधिक, यहाँ तो क्वेश्चन था राष्ट्रपति को नहीं है, तो राष्ट्रपति को तो सारे अधिकार है, इस वजह से इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं है। मतलब जवाब पांचवा ही होगा जो बोले थे, लेकिन हम तभी बोल दिए थे कि एक से अधिक, लेकिन इनमें से कोई नहीं। इसको फिर से समझ लीजिए स्पष्ट करने के लिए। सवाल है इनमें से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, यानी कि जो नहीं है उसको हम लोग को ढूंढना है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का है, तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति का अधिकार है राष्ट्रपति को, तो इसलिए ये होगा, टिक लगा दिए। रक्षा बल का सर्वोच्च कमांडर होने का भी अधिकार है, टिक लगा दिए। आपातकाल, किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का है, वो भी टिक लग गया। लोकसभा विघटन करने का भी अधिकार, इस हिसाब से कौन सा अधिकार इनमें से नहीं है? तो सभी के सभी है। जब सभी के सभी अधिकार है तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, वही पांचवा ई नंबर। जवाब वही होना है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखिएगा। अगर यहाँ सवाल रहता कौन कौन सा अधिकार है, तब भी ई नंबर ही होता, एक से अधिक यानी कि सभी, और जो कि नहीं है तब हो जाएगा कोई नहीं। अब है 9 नंबर का सवाल। वास्तविक रूप से भारत का सिक्किम एक राज्य बना। वास्तविक रूप से भारत का सिक्किम एक राज्य बना। 34वें संविधान संशोधन 1974, 35वें संविधान संशोधन 1974, 36वें संविधान संशोधन 1975, 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971। पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग दीजिएगा पहले, फिर हम बताते हैं। एक स्टूडेंट दिए है ए नंबर 1974, बाकी कोई? एक तो ए नंबर दे दिए, बाकी कोई?
इसका सही जवाब है ग नंबर 36वें संविधान संशोधन 1975। 35वें में क्या हुए थे, इसको सहराज्य बनाया गया था और इसके लिए क्या था, 2 का क, अनुच्छेद 2 का क दिया गया था स्पेशली, जो कि 36वें संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया। और ऐसे सहराज्य जो है पहले भी जो है सिक्किम हमारा क्या था, ये एक मतलब कि इनका ब्रिटिश भारत में ही इसका एक ब्रिटिश सरकार से समझौता था, ब्रिटिश सरकार का से समझौता था कि आप हमारा जो है ये बना रखिए, क्या कहते हैं, हमारा आपसे संबंध बना रहेगा, बदले में हम आपको टैक्स देंगे और आप हमारा सीमा सुरक्षा का भार उठाइए। सीमा सुरक्षा का भार उठाया, विदेशी जो है इसकी शक्ति सारा ब्रिटिश सरकार के अधीन थी और हथियार से भी संबंधित थी, सीमा सुरक्षा भी। जब आजाद हुआ तो वो समझौता बना रहा, सिक्किम का वो समझौता स्वतंत्र भारत का सरकार के साथ भी बना रहा। तो कह सकते हैं कि आजादी के बाद सिक्किम एक ऐसा अनोखा राज्य था जो था भारत का, लेकिन वो अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य था। जम्मू कश्मीर से इसको मत जोड़िएगा, जम्मू कश्मीर अलग चीज था, जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसका अलग बात है, ये भारत का राज्य है लेकिन वो अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य है, उसका अपना संविधान है। बाद में क्या हुआ, बाद में हम लोग उसको स्वराज्य बनाया गया, वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है, जो वहां की कांग्रेस पार्टी, सिक्किम कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, वो लोग जन संग्रह बनाए, जन समूह तैयार किए, लोगों को जागृत किए कि भारत से जुड़ो, भारत से जुड़ने से ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद वहां के जब जो राजा थे, नाम भूल रहे, जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद क्या हुआ, उसका बेटा को लोग स्वीकार नहीं कर पाए और विद्रोह शुरू हो गया। हालांकि उसको दमन करने का कोशिश किया गया, लेकिन भारत उस पर दबाव पीछे से बनाए हुए थे और सारा शस्त्र और सीमा सुरक्षा वैसे भी भारत के हाथ में था। नतीजा उसको क्या हुआ, भारत के आगे झुकना पड़ा। तो पहले ये स्वराज्य बना, स्वराज्य बनने के बाद फिर क्या हुआ, इसको राज्य बनाया गया। अब हम लोग अगला सवाल चलते हैं। 10 नंबर में क्या है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 10 का इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की 3 श्रेणियां होती है, बात सही है। जहां पे कम आबादी है वहां पे कम हो जाती है, लेकिन 3 श्रेणियां तो सामान्य बात है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली का लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है। सरकार के पंचायती राज प्रणाली में जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही बात है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार की पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था संपूर्ण देश में लाई गई, ये भी सही बात है। तो इसका सही कौन कौन सा कथन सत्य है, तो चारों के चारों कथन सत्य है, यानी एक से अधिक, सभी कथन सत्य है, एक से अधिक। तो इसका जवाब हो गया अंग ई नंबर। ठीक है, अब है अगला सवाल। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संसद द्वारा, जनता द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, संविधान सभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका जवाब देंगे। चलिए, एक स्टूडेंट दिए डी, बाकी कोई। दूसरा भी जवाब दिए डी, बिल्कुल जो भी दे रहे हैं डी, सब डी ही दे रहे हैं। सही जवाब है डी, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और संविधान सभा में किनके द्वारा अपनाया गया, तो जनता द्वारा, क्योंकि शुरुआत में ही क्या है संविधान का प्रस्तावना का, हम भारत के लोग। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि संविधान सभा में किनके द्वारा हुआ, तो ये मत लिखिएगा, सोचिएगा कभी चुने गए पर, जनता द्वारा, क्योंकि संविधान सभा में प्रतिनिधि जो चुने गए वो भी जनता के थे, जनता द्वारा प्रतिनिधि थे, प्लस वहां आम लोगों को भी शामिल होने का अधिकार था, प्रेस को भी शामिल होने का अधिकार था, आम लोगों को भी शामिल होने का अधिकार था। जो शामिल नहीं हो पा रहे थे उसके लिए
जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसको पहले प्रकाशित किया गया, फिर लोगों का राय मांगा गया और प्रस्तावना में भी स्पष्ट लिखा हुआ है हम भारत के लोग, और अंत में क्या लिखा हुआ, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी बना भी रहे हैं, बनाने के साथ साथ इसको लागू भी कर रहे हैं और स्वयं पर भी लागू कर रहे हैं, हम भी अब इसके अंडर में आज से। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो गया संविधान सभा द्वारा। अब अगला सवाल, भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जवाब आ रहा है फटाफट, 2 स्टूडेंट ए दे दिए हैं। सही जवाब है ए, 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर चुके थे। और उसी दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब संविधान दिवस मना रहे हैं। 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। अब अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से होती है। सत्य, एकदम ये सत्य है। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से होती, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, ये भी बिल्कुल सत्य। तीसरा, कोई भी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है, बिल्कुल सत्य। धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तावित से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, ये भी सत्य है। पांचवा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि चारों के चारों सत्य है, तो इसका जवाब हो गया ई, यानी कि पांचवा, 5 नंबर इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, यहां तक समझ गए? चलिए अब आगे का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चौदह नंबर का सवाल है, कोई भी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये तो पहले से ही बता चुके हैं, लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। लोकसभा में भी प्रस्तावित से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए और राज्यसभा 14 दिन तक ही इसको रोक सकता है, उसके बाद इसको भेजना ही भेजना है। इसका विकल्प है 108, 109, 110, 111, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग पहले इसका विकल्प बताइए। दो स्टूडेंट ए दिए हैं। और कोई देना चाहते हैं? इसका सही जवाब है सी नंबर 110। ठीक, अब हम लोग आगे का चलते हैं। 15 नंबर, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फिर सत्य असत्य वाला आ चुका है। पहला, संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है, बिल्कुल सत्य। पंचायती राज 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में
क्रम संख्या 5 में है, बिल्कुल सच। ये भी सवाल आ सकता है। पंचायती राज किस अनुसूची में, कौन सी सूची में है, तो राज्य सूची में है। क्रम संख्या क्या है, 5 है, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है, सत्य। संविधान के अनुच्छेद 93 में यह व्यवस्था दी गई है कि लोकसभा अपने गठन के पश्चात अपने सदस्यों में से अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, सत्य है। यह भी सवाल आ सकता है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अपने गठन के पश्चात अपने सदस्यों में से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, तो अनुच्छेद 93, ये भी याद रखिएगा। तो चारों का चारों क्या है, सत्य है। तो असत्य कौन हुआ, कोई नहीं। इसका सही जवाब 5 ई नंबर, कोई नहीं। ठीक है, यहां तक किन्हीं का कोई सवाल, 15 तक? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ओके, अब इस सेट में सेकंड टेस्ट में ये जो तीसरा पार्ट है, ये सेकंड टेस्ट का थर्ड पार्ट हुआ। इसमें और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है थर्ड पार्ट में। ये अब हम लोग कल 3 बजे के क्लास में करेंगे। कल पॉलिटी का टेस्ट सेट कंप्लीट हो जाएगा। टोटल पॉलिटी में लगभग कितने क्वेश्चन है, लगभग है इसमें लगभग हो गए इसमें 200-300 क्वेश्चन है लगभग इसमें टोटल, दोनों सेट मिला करके। कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग का हिस्ट्री का शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है आज यही करते हैं, कल 3 बजे बाकी का 20 क्वेश्चन करेंगे।